अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं एक नेता को किस कदर अपनी नेतागिरी चढ़ चढ़कर बोलने लगी कि उसने एक रिक्शे वाले को किस तरह से बुरी तरह पीटा। आप खुद देखिए। मुरादाबाद से एक ही रिक्शा चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की तस्वीर सामने आई है, जिसमें एसपी नेता अख्तर अली रिक्शा चालक को पीटते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। मामला ठाकुरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां सीओ कार्यालय के महज 50 कदम की दूरी पर ये वारदात हुई है। सीसीटीवी में एसपी नेता दौड़ा कर इस ई रिक्शा चालक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन न तो कोई स्थानीय से बचाने आया और न ही आसपास कोई पुलिस वाला दिख रहा है। ई रिक्शा चालक का कहना है कि उसे बिना गलती के एसपी नेता ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। इन्होंने आते ही ना मेरे 2 थप्पड़ मार दिए। इन्होंने 2 थप्पड़ वहाँ पे सबने बीच में चाला भी करा, लेकिन ये नहीं माने। तो वहीं एसपी नेता अख्तर अली खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर मैंने उनका बीच बचाव कराया वहाँ पहुँचकर, मगर कुछ लोग जो हैं वो लोग मुझे षड्यंत्र के तौर पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इस घटना में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीओ कार्यालय से थोड़ी ही दूर पर ये घटना हुई है, लेकिन पुलिस बेखबर दिखी। अब वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी उचित कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। वर्दी का रौब होता है, वर्दी की ठसक होती है, लेकिन वर्दी वाले जब नशे में चूर हो जाएं तो फिर उनका तमाशा बनता है। कुछ ऐसा ही हुआ आगरा में एक दरोगा जी के साथ। अरे दद्दा जी, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? न अपनी सुध न वर्दी का ख्याल, कोई जगा रहा है, कोई नेम प्लेट पर नाम देख रहा है। जनाब खाकी वाले, नाम है राम गोपाल सिंह, लेकिन इस वक्त इतनी भी ताकत नहीं बची कि लोगों को रोक सके। तस्वीरें आगरा की है। एतमौद्दौला के नुनिहाई इलाके में जनाब बेसुध पड़े हैं। घंटों तक आने जाने वाले यूं ही उन्हें देखते रहे, तस्वीरें बनाते रहे। खाकी वाले का मजाक उड़ता रहा, लेकिन नशा इतना हावी था, न तो कुछ समझ पाए और न ही किसी को रोक पाए। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर के पद का चुनाव हो गया। बीजेपी को कुछ शिकायतें रही, लेकिन इस बीच एक ऐसा नजारा देखने को आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रोटेम स्पीकर, जाहिर सी बात है कि कमलनाथ की मेहरबानी से बने, लेकिन एक दिन के ही सही प्रोटेम स्पीकर तो थे। किस अंदाज में वो मुख्यमंत्री साहब के सामने नजर आए, देखिएगा। पद अस्थायी है तो क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ सामने क्या है, दीपक सक्सेना सावधान हो गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ की नजरें कहीं और हैं और वो विधायकों से बातचीत में मशगूल है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना खड़े रहे। कमलनाथ सदन में बेंच की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन दीपक सक्सेना फिर भी नहीं बैठे। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मिली तो होगी मुख्यमंत्री कमलनाथ की कृपा से ही। सो छिंदवाड़ा से 4 बार के विधायक दीपक सक्सेना ने पूरी ईमानदारी से अपनी वफादारी निभाई। ये अलग बात है कि पद अस्थायी है, लेकिन कई लोगों को इसमें उसकी गरिमा पर ठेस नजर आ सकती है। स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का बिल आज लोकसभा में पेश हुआ है, उस पर चर्चा जो है वो चल रही है। लेकिन इस बीच जाहिर सी बात है, वोट बैंक का कार्ड सबको खेलना है, तो प्राइवेट नौकरियों में दलित लोगों को भी आरक्षण देने की मांग कई नेताओं ने कर दी। लोकसभा में आर्थिक आधार पर दिए जा रहे इस बिल को लेकर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई है। किसी ने कहा सरकार जल्दबाजी में है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। जाहिर है मोदी सरकार ने मानसून सत्र के आखिर में चुनावी दांव चल दिया है। अगर ये बिल पास हो गया तो किसी भी धर्म या समुदाय के वो लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम होगी आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके पास 5 एकड़ से कम खेती वाली जमीन और नगर निकाय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट के कम का घर, जबकि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से कम का फ्लैट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का नियम आरक्षण की राह में रोड़ा अटका सकता था, तो केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए उसे दूर करने की कोशिश की है, लेकिन सियासी संग्राम तेज है। इसके पीछे केवल एक ही सोच है कि किसी तरीके से जनता को लुभाया जाए। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है, वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। विपक्ष इसे जुमला करार देना चाहती है। कांग्रेस प्रस्ताव को पहले जेपीसी में भेजना चाहती है और केंद्र सरकार हर हाल में इसे पास कराकर 2019 की राह आसान बनाना चाहती है। ये अलग बात है कि दोनों सदनों में इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और बिना विपक्ष के समर्थन के बिल का पास होना मुमकिन नहीं। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का केंद्र सरकार का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया, लेकिन आलोक वर्मा की ताकत भी लगभग खत्म सी कर दी। यानी आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच पूरी होने तक इस पर रोक लगा दी है। सीवीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 2018 को राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले में सीवीसी की जांच शुरू की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के इस फैसले को पलट दिया है, तो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। सरकार ने उसी ईमानदारी की नीयत के साथ सीवीसी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था। आज उसका एक री इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके अनुकूल सरकार अपनी कार्रवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ IPS ऑफिसर M नागेश्वर राव को CBI का कार्यकारी निदेशक बनाए जाने का फैसला खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा के मामले में कोई भी फैसला सिलेक्शन कमेटी के जरिए ही लिया जाना चाहिए था। CBI निदेशक के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। बड़ी बात यह है कि आलोक वर्मा 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं। मणिशंकर अय्यर निलंबन के बाद अभी हाल ही में बहाल हुए हैं, लेकिन फिर से विवादित बयान कुछ ऐसा दे डाला जो कांग्रेस को और उनको खुद को मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि बयान रामलला और उनके जन्मस्थल से जुड़ा हुआ है। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था। दिल्ली की एक सभा में मणिशंकर अय्यर के बोल विवाद बढ़ा गए। कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद पर चर्चा के लिए कई लोग जुटे थे, लेकिन बयान का घमासान हुआ मणिशंकर अय्यर पर। अब विपक्ष और धर्मगुरु हमलावर हैं। कोई व्यक्ति घर में पैदा होता है तो वो घर ही उसका जन्म स्थान होता है। दशरथ का संबंध, दशरथ के भवन, अयोध्या की स्थिति क्या रही, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व में चुनावी जीत खोज रहे हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर तो मानो राहुल के हिंदुत्व फॉर्मूले की हवा निकालने पर तुले हैं। जनाब ने 1992 में ढांचा गिराए जाने के लिए कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उसको रोकना हमारा काम था। जब मैं कहता हूँ हमारा, क्योंकि मैं कांग्रेस का था और उस दिन कांग्रेस की सरकार थी। शायद मणिशंकर अय्यर के लिए विवाद अच्छे हैं, तभी तो अक्सर बातों बातों में ऐसी बात कह जाते हैं कि बखेड़ा खड़ा हो जाता है, और इस बार भी संग्राम जारी है। आज भारत बंद था। कई मजदूर संगठन, कई किसान संगठनों के साथ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर थे, बेस के कर्मचारी हड़ताल पर थे। तो पूरे देश में इस हड़ताल का कैसा रहा असर? तस्वीरें कोलकाता के दमदम की हैं। यहाँ बंद को लेकर टीएमसी और लेफ्ट समर्थकों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी हुई। दफ्तर के लिए निकले लोगों को निजी बसों से सफर करना पड़ा। पटना में ट्रेड यूनियन की हड़ताल ने राजधानी को बंधक सा बना लिया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जाम के हालात बन गए। चेन्नई में भी बंद की वजह से शहर में सन्नाटा पसरा दिखा। बंद समर्थक बाजार बंद करवाते नजर आए। भारत बंद को 10 केंद्रीय श्रमिक संघों का समर्थन हासिल था। ट्रेड यूनियंस का दावा है कि हड़ताल में 20 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली, बैंक, बीमा और परिवहन क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि RSS से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ इसमें शामिल नहीं। महाराष्ट्र में अनशन कर रहे एक शख्स के साथ पुलिस ने कितनी बर्बरता की। चलिए, शख्स अगर अनशन पर है, सेहत बिगड़ रही है, उसे जबरन उठाना समझ में आता है, लेकिन उसे उठाकर मारना, पीटना। अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे शख्स पर जमकर बरसी सरकारी लाठी। तस्वीरें चंद्रपुर के बीसी की हैं। यहाँ नीलेश राठौर अपनी मांगों को लेकर 26 दिसंबर से अनशन कर रहा था। नीलेश की मांगों को मानना तो दूर, प्रशासन ने ताकत के जोर पर उसके आंदोलन का गला घोट दिया। रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने नीलेश को अनशन स्थल से उठा दिया और फिर उसे एम्बुलेंस में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। ये पूरा वाकया मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पीड़ित ने थानेदार मंगेश काले पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले भी नीलेश को जबरन अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं कस्में खिलवा रहे हैं कि उनके तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो उनकी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके साथ जो है वो पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? छत्तीसगढ़ में धमतरी जनपद अध्यक्ष पद पर हुई हार कांग्रेस बचा नहीं पा रही। कांग्रेस उम्मीदवार संजय सिन्हा की हार से बौखलाए कांग्रेस नेताओं ने सदस्यों को वोट की सौगंध खिलानी शुरू कर दी। सभी सदस्यों को मंदिर ले जाया गया और नींबू कटवाकर वोट देने की तफ्तीश की गई। दरअसल धमतरी में जनपद अध्यक्ष पद पर बराबर वोट मिलने के बाद टॉस के जरिए बीजेपी की प्रियंका सिन्हा जीत गयी। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों को 12-12 वोट मिले थे। ऐसे में भीतर घात से बौखलाए कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मेंबरों को मंदिर ले जाकर कसम दिलानी शुरू की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि पार्टी के 2 सदस्यों ने भीतर घात किया है और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए और रहिए सावधान। क्राइम का टुकड़। कोरबा में ATM की क्लोनिंग कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में पुलिस पर आरोपियों के परिजनों ने धारदार हथियार से किया हमला। किडनैप हुई एक लड़की को तलाशने गई थी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। एक सिपाही को भी लगी गोली। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नामी सौरभ पुलिस की गोली लगने से जख्मी। STF के 2 जवान भी घायल। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। नरसिंहपुर के एक गांव में 2 दिन पहले गांव के दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की गई महावीर स्वामी की मूर्ति लौटा गया चोर। इतना ही नहीं, इस अजीब वाकये में अज्ञात चोर रात को मूर्ति मंदिर के गेट के सामने बोरी में रखकर चला गया और साथ में छोड़ गया एक चिट्ठी जिसमें उसने सभी से माफी मांगी है। साथ ही चिट्ठी में ये भी लिखा है कि उसने खजाना पाने के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर ये चोरी की।
बच्चों को शराब देना, शराब बांटना जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन अगर आपका चुना हुआ विधायक ही ऐसा करे तो फिर क्या? यूपी के हरदोई में विधायक नितिन अग्रवाल और उनके बेटे ने कार्यक्रम में जो खाने के पैकेट बांटे उसमें प्लास्टिक के बोतलों में शराब थी और ये पैकेट बच्चों को भी मिले। बवाल बढ़ा तो अपने ही सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी। प्रधानों को दे दो, प्रधान जितने हैं वो चले जाए, वो खाने पे पैकेट ले लें। मंच से ऐलान हुआ तो लंच पैकेट का वितरण शुरू कर दिया गया और जब पैकेट खुला तो पूरी सब्जी के साथ शराब की बोतलों ने विवाद बढ़ा दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बताया जा रहा है कि हरदोई में श्रवण देवी मंदिर में पासी समाज का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन विधायक नितिन अग्रवाल ने करवाया था, जहां उनके पिता और बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल भी पहुंचे थे। बंद पैकेट में शराब की ये बोतलें बड़ों को नहीं बच्चों को भी मिली और अब हंगामा तेज है। इलाके के बीजेपी सांसद ने नरेश अग्रवाल और उनके बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन में उनकी सभी गलतियों को क्षमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़े मन से भाजपा में ग्रहण किया था। अपने अनाप शनाप जो बयान उन्होंने दिए वही आचरण उनका आज भी भाजपा में जारी है। जाहिर है बीजेपी के घर में भी घमासान मचा हुआ है। अंशुल वर्मा यूपी के बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसके बाद बवाल बढ़ा हुआ है। और क्या हुआ जब आरा में ट्रेन और पिकअप वैन आमने सामने हो गई? बिहार के आरा से लेकर हिमाचल प्रदेश के सोलन तक ट्रेन के सफर ने कईयों की जान आफत में डाल दी। आरा में ट्रेन के सामने अचानक पिकअप वैन आ गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रेन को रोक दिया और हाथ से चल गया। वैन में बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में हिमालयन क्वीन ट्रेन के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा तो लोगों में बेचैनी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि शिमला जा रही 7 डिब्बों वाली इस ट्रेन में 200 मुसाफिर सवार थे। सोलन में कुमारहाटी के पट्टा मोड़ के पास अचानक इंजन से धुआं उठने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ट्रेन का इंजन बदल दिया गया और ट्रेन शिमला के लिए रवाना हो गई। नोएडा में रहते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं तो अब टायर पंचर हो सकता है। कैसे? बीच सड़क पर स्पीड ब्रेकर पर लगे टायर किलर्स गलत दिशा में ड्राइविंग करने वालों की मुसीबत बढ़ा देंगे। पुणे के बाद नोएडा देश का दूसरा ऐसा शहर है जहां टायर किलर्स लगाए गए हैं। नोएडा के 5 चौराहों पर टायर किलर्स लगा दिए गए हैं। नोएडा सेक्टर 76-74 की क्रॉसिंग, सेक्टर 77 नॉर्थ आई जंक्शन, होशियारपुर यू टर्न, सेक्टर 61 में साई टेम्पल यू टर्न और सेक्टर 75 के मेट्रो स्टेशन पर ये टायर किलर्स लगे हैं। चेतावनी देने के लिए फिलहाल बैनर और साइन बोर्ड लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस से सलाह लेने के बाद इन जगहों को नोटिफाई किया गया है। तो अब अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़कर यहाँ गलत दिशा में ड्राइविंग करेगा तो उसकी शामत आना तय है। और खेल के मैदान की हर बड़ी खबर जानिए स्पोर्ट्स का टुकड़ा। वर्ल्ड कप और लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार जल्दी शुरू होगा आईपीएल सीजन 12 और भारत में ही खेले जाएंगे 12वें सीजन के सभी मैच। दिल्ली में विनोद राय की अगुवाई वाली सीईओ की मीटिंग में 23 मार्च से आईपीएल सीजन 12 शुरू करने पर लगी मुहर। पूरे शेड्यूल का ऐलान आईपीएल फ्रेंचाइजी से चर्चा के बाद किया जाएगा। ऋषभ पंत पहुंच गए। आईसीसी रैंकिंग में युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। पंत ने धोनी समेत टीम इंडिया के सभी विकेटकीपर को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड 676 रेटिंग पॉइंट हासिल किए। 21 पायदान की छलांग लगाकर टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 17वें नंबर पर पहुंचे ऋषभ पंत। को गेंद नहीं दिखी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पुजारा को रैंकिंग में मिला 1 पायदान का फायदा और टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 3रे नंबर पर पहुंचे पुजारा। वहीं टीम इंडिया और कप्तान कोहली पहले से ही नंबर 1 के पायदान पर है कायम। वर्ल्ड कप के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे और टी20 सीरीज से दिया गया ब्रेक। बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को वनडे और सिद्धार्थ कौल को टी20 टीम में मिली जगह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह ने सबसे ज्यादा 21 विकेट चटकाए थे। पैसों की तंगी से जूझ रही पाकिस्तान हॉकी टीम की फिर बड़ी मुश्किलें। अब पैसों की कमी की वजह से ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर हो सकती है पाकिस्तान की टीम। भारत में हुए हॉकी वर्ल्ड कप से पहले भी पाक हॉकी टीम पर आया था फंड का संकट। रामेश्वरम राम सेतु के दर्शन के लिए अब ट्रेन का सफर आसान हो, इसके लिए पम्बन पुल पर ट्रायल रन शुरू हो गया है। पुराने पम्बन ब्रिज पर ट्रेनों के दौड़ने का ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। दरअसल रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए रेलवे एक नए और अनोखे पुल के निर्माण की तैयारी में है। ये पुल 104 साल पुराने मौजूदा पम्बन ब्रिज के करीब बनेगा। नए पुल को बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये ब्रिज राम सेतु तक जाने के लिए रास्ते में आता है। मौजूदा पम्बन ब्रिज 24 फरवरी 1914 को शुरू हुआ था। नए ब्रिज के निर्माण में यूरोपियन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। नए ब्रिज को पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा ताकि ज्वार भाटा के समय पानी पुल तक न पहुँच सके। इस पुल का 63 मीटर का बीच का हिस्सा लिफ्ट से जुड़ा होगा। इसे मालवाहक जहाजों के आने पर ऊपर किया जा सकेगा। भारत में पहली बार होगा जब पुल के बीच का हिस्सा लिफ्ट की तरह सीधा ऊपर नीचे होगा। इससे बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। नए पुल का संचालन ऑटोमेटिक होगा। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पहाड़ों में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में चल रही है शीतलहर। सर्दी गजब ढा रही है। पहाड़ों पर कुदरत का तोहफा सफेद चांदी की तरह बरस रहा है। तस्वीर उत्तरकाशी की है। यहाँ गंगोत्री से यमुनोत्री धाम तक खूब बर्फबारी हुई है और इसका पर्यटक भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बर्फबारी से खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी आसमान से बरसी बर्फ ने सैलानियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। सेब उत्पादन करने वाले किसान मौसमी बर्फबारी से खासे खुश हैं। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में व्यापारी परेशान हैं। यहाँ सर्दी कम पड़ने से कपड़ों के व्यापारियों की पूंजी फंस गई है। तो इस बार जो है जंप ना करके बारिश नहीं पड़ी तो इसकी वजह से ठंड में कारोबार जो है काफी मिनिमम रहा, जिसकी वजह से आज कारोबार जो है
आकर के 100% की बजाय 40-45% पे आकर के रुक गया। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। और मुंबई से वडोदरा तक आज आग का कहर देखने को मिला। मुंबई में पवई में IIT मुंबई के मेन गेट के करीब एक ट्रक एकाएक आग के गोले में बदल गया। ट्रैफिक से भरे रोड पर धुधु कर जलते ट्रक की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की खबर मिलने पर पहुंचे 2 पुलिस वालों ने काफी हिम्मत दिखाते हुए आग को बुझाने की कोशिश की। कांस्टेबल गणेश किट्टे और येगड़े को इनाम की सिफारिश पुलिस कमिश्नर ने कर दी है। उधर गुजरात के वडोदरा में एयर फ्रेशनर और स्प्रे कंपनी में भी आग ने कहर बरपाया। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल की वजह से आग बेकाबू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों को फौरन फैक्ट्री से बाहर किया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हिंदुस्तान में जहां लोग अभी भी 4G की जो स्पीड है वो पाने के लिए तरस रहे हैं, उस नेटवर्क को पाने के लिए तरस रहे हैं, तो चीन ने इस वक्त 5G नहीं बल्कि 6G की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो भी दुनिया में सबसे पहले। चीन ने इंटरनेट डेटा ट्रांसफर की 5G तकनीक से आगे निकलते हुए 6G की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की IT मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे 5G वर्किंग ग्रुप के मुताबिक 2020 तक 6G के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। 2019 में चीन का पूरा ध्यान 5G के विस्तार पर है। वहीं भारत को अभी 4G से ही काम चलाना होगा। देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री खराब दौर में है, लिहाजा 2020-21 से पहले 5G शुरू होने की संभावना बिल्कुल नहीं। संचार क्षेत्र से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री पर अभी 7.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसलिए कंपनियों की हालत ऐसी नहीं है कि वो 5G कनेक्टिविटी के मकसद से बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए निवेश कर सके। 5G कनेक्टिविटी के लिए 80% मोबाइल टावरों को नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल फाइबर से लैस करने की जरूरत होगी। भारत में अभी ऐसे सिर्फ 15% टावर मौजूद हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं पेरू की मशहूर डकार रैली के रोमांच और रफ्तार की तस्वीरें। कतर के नजीर इस बार डकार रैली को लीड कर रहे हैं। पेरू के रेगिस्तान में शुरू हुई डकार रैली मोटर रेस के दीवानों के लिए बेहद खास मुकाम रखती है। ये रेस लीमा से पिस्को के बीच फैले रेगिस्तान में होती है। इस रेस में कुल 334 गाड़ियां शामिल होती हैं। 41वीं डकार रैली में 541 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। डकार रैली दुनिया की सबसे मुश्किल मोटरस्पोर्ट्स रेस में शुमार होती है। 2009 तक अफ्रीका में इस रैली का आयोजन होने के बाद सुरक्षा कारणों से इसका वेन्यू बदल दिया गया। डकार रैली का आयोजन अब साउथ अमेरिका में किया जाता है। 17 जनवरी को लीमा में डकार रैली का समापन होगा। और आइए अब देखते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर वर्ल्ड कप क्रिकेट में। फिलीपींस पर उस्मान नाम के तूफान ने कहर बरपाया है। इस तूफान में करीब 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। तूफान और बारिश का सिलसिला वहां अभी भी जारी है। कई जगहों पर आपसी संपर्क टूट चुका है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दुनिया के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसी जगहों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी से सब कुछ जम सा गया है। सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमी है। यातायात पूरी तरह ठप है। बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ब्राजील के फोर्टलेजा शहर में अचानक से आपराधिक हिंसा बढ़ने के बाद हालात काबू में करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। शहर में सप्ताह दर्जन भर से ज्यादा हमले हुए, जिनमें दुकानें, बैंक, बसों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि ये हमले वहां के स्थानीय जेलों में नए और सख्त कानूनों का विरोध करने के लिए किए गए हैं। इन जेलों पर मुख्य रूप से अपराधी गिरोहों का नियंत्रण है और हिंसा फैलाने में आपराधिक गिरोह ही शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सोमवार को फोन पर बात की। नए साल की शुभकामनाओं के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने और अफगानिस्तान में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने जैसे मसलों पर चर्चा हुई। और ग्वादर बंदरगाह का जवाब है चाबहार पोर्ट, और हिंदुस्तान ने आज इसका कामकाज संभाल लिया। ये ऑपरेशनल हो गया। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के परिचालन का जिम्मा संभाल लिया है। ये पहली बार है कि भारत अपनी सीमा के बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा। इस बंदरगाह के परिचालन की शुरुआत ब्राजील में आए कंसाइनमेंट के साथ हुई। जहाज का माल न्यूमेटिक मशीन से उतारा गया। शुरुआत हुई है चाबहार में। पहली बार एक कॉर्न का बड़ा वेसल जो ब्राजील से कॉर्न लेके आया और हमारे चाबहार पोर्ट में हमारे इंडियन पोर्ट कंपनी ने इसको हैंडल किया। तो एक बहुत दिनों के बाद एक शुरुआत भी हुई है और जो कुछ हमने ऑब्स्टेकल्स थे काफी रिजॉल्व कर लिए है। चाबहार पोर्ट के कामकाज का जिम्मा संभालना ईरान में भारत की लंबी पारी का आगाज भर है। ये बंदरगाह पाकिस्तान चीन के ग्वादर पोर्ट की समुद्री साजिश का जवाब है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जो रखती है आपसे सरोकार सीधी सपाट रफ्तार से भरी। कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत।